बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। इस वक्त अगर बात कर लें, इस वक्त पाकिस्तानी स्क्वाड के हवाले से जो वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस हुआ था उस पर बहुत सी बातें होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल अगर देखें तो इस टीम के हवाले से, क्योंकि पिछले दिनों जब बाबर आजम टीम के हवाले से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि हमारे पास एक पोल बना हुआ है 20 से 25 लड़कों का, गो के उसी पोल में से हम खिलाड़ियों को इंतखाब करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कल हमने देखा कि खिलाड़ी तो बेशक 15 रुकनी इन्होंने स्क्वाड का ऐलान किया गया, चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने टीम का ऐलान किया, लेकिन ओवरऑल दो खिलाड़ियों में बड़ी चीज़ें सामने सोशल मीडिया पे उठती हुई दिखाई दे रही हैं। उनमें सरफराज अहमद और अम्माद वसीम के हवाले से सोशल मीडिया में काफ़ी तासुरात आ रहे हैं कि उन्हें टीम में क्यों नहीं शामिल किया गया। इस सारे सूरत हाल पर बात करेंगे, मुख्तलिफ खेलों के हवाले से हॉकी पर बात करेंगे और दीगर चीज़ों पर भी अपने जो है प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं विनस टीम के साथ रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ मैं मौजूद है, जिस तरह मैं कह रहा था कि दीगर खेलों पर भी बात करेंगे तो अपने कौमी खेल हॉकी के हवाले से भी बात करेंगे। जुनैद खान साहब मौजूद हैं जो डायरेक्टर ऑपरेशन है PIH के। उनके साथ साथ हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसके बारे में शायद बहुत से कम लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो बहुत सी चीज़ें वाजे कर देते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर हसन जावेद साहब, है क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानों पर बड़े अबूर रखते हैं लैंग्वेज के, इस हवाले से भी बात करेंगे और दीगर खेलों के हवाले से खासकर जो क्रिकेट में टीम का ऐलान हुआ वर्ल्ड कप के हवाले से उस पर ज़रूर इनसे आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले रियाजुद्दीन की तरफ चलते। रियाज साहब क्या कहेंगे इस स्क्वाड के हवाले से? अब सोशल मीडिया में दो खिलाड़ियों के हवाले से बड़ी बातें सामने आ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, सबसे पहले तो जाहिर है वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा इवेंट है और पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्ड कप जीता था, 1999 फिर पाकिस्तान जो है वो रनर्स अप रहा था और उसके अलावा 4 मरतबा पाकिस्तान जो है वो तीसरे मतलब एक पोजीशन पे भी रहा है। कि ओवरऑल मतलब बुनियादी तौर पे मैं ये कहूँगा कि हमारी मतलब दुआएं जो है हमारी टीम के साथ हैं कि वो खुदा करे वहाँ पे वर्ल्ड कप में जाके एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस दे, हर खिलाड़ी जो है फिटनेस के म्यार पे पूरा उतरे और हम जिस तरह से 1992 में हमने इमरान खान की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद किया था, उसी तरह से ये हमारी टीम बाबर आजम की क़यादत में भी पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद करे। वैसे भी बाबर आजम जो है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। हाँ, थोड़ी सी कप्तानी का ज़रूर कभी कभी मसला होता है। और जो आपने टीम की बात की है तो मैंने ये बात मतलब पहले कह दी कि हमारी दुआएं टीम के साथ हैं, खुदा करे कि वहाँ पे बेहतरीन परफॉर्मेंस दे। लेकिन अगर आप मेरिट की बात करेंगे तो इसमें 3 खिलाड़ियों का हमारी दुआएं आइंदा भी उनके साथ हैं कि वो इससे पहले भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस पेश की है और आइंदा भी वो करेंगे। लेकिन 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इनको कतई तौर पर टीम में नहीं होना चाहिए था, जिसमें एक तो फ़खर जमान है, दूसरे हसन अली हैं और तीसरे मोहम्मद हारिस हैं। ये ऐसे 3 खिलाड़ी हैं। जब आप मेरिट की बात करते हैं, इंजमाम उल हक साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एक तरफ दिफा तो किया एक ऐसे पेस मतलब बॉलर का हसन अली का कि जी ठीक है वो 1 साल से मतलब क्रिकेट में नहीं थे, लेकिन हम समझते हैं कि वो तजुर्बेकार थे और उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस भी बड़ी रही है, लेकिन हमने तजुर्बे को जो है फ़ौक़ियत दी है। तो भाई अगर आपने तजुर्बे को फ़ौक़ियत दी तो सरफराज अहमद कोई घास काट रहा था? सरफराज अहमद इसी पे मैं आपकी एक बात काट रहा हूँ रियाजुद्दीन साहब, जब इंजमाम उल हक ने ये कहा कि तजुर्बे के बेस पर हम हसन अली को टीम में मुंतखब कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब ट्रैवलिंग करते हुए शाहनवाज दानी का क्या कसूर था, जो मुसलसल पाकिस्तान इमर्जिंग टीम के साथ पाकिस्तान शाहीन के साथ ट्रैवल करते नज़र आ रहे थे, मुख्तलिफ मैचेस में परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। फिर लास्ट टाइम हमने देखा कि जब हमारे पास नसीम शाह अनफिट हुए तो जमान खान के साथ शाहनवाज दानी टीम का हिस्सा बने, तो उनका क्या कसूर था? वो तो ट्रैवलिंग कर रहे थे, बाकायदा टीम का हिस्सा भी थे पाकिस्तान शाहीन का। देखिए, शाहनवाज धानी के साथ तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख के जो 10-12 प्लेयर्स हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। और देखिए ना, यहाँ तो इस टीम में तो लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद के साथ ज़्यादती हुई, हनीफ बरादरान के साथ ज़्यादती हुई। और हमने जो पढ़ा है और जो हमें मालूम हुआ है तो वो तो ये है कि कराची में एक टेस्ट हुआ था, पता नहीं कितने साल हो गए, हम छोटे थे उस वक्त, हमें नहीं पता। तो कराची में मतलब अगर हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद और सादिक मोहम्मद तीनों एक साथ खेल जाते तो दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाता। लेकिन हनीफ मोहम्मद को मजबूर किया गया और हनीफ मोहम्मद जो थे वो उस मतलब टूर पे जो भी टीम आई थी यहाँ पे कराची टेस्ट में वो शामिल नहीं थे, उनको निकाल दिया गया, इसलिए कि 3 भाई खेलते तो एक रिकॉर्ड बन जाता।
दूसरे जहाँ तक आपने बात की शाहनवाज धानी की, तो मैं ये कहूँगा जो मैंने बात बताई कि उस वक्त से ज़्यादती का सिलसिला शुरू है, उससे पहले भी होती थी, और ज़्यादती हमेशा उन मतलब खिलाड़ियों के साथ होती है जिनकी बैक मजबूत नहीं होती, जिनकी कोई मतलब पीछे कोई से नहीं होती, चूँकि यहाँ पे माफियाज काम कर रही हैं, मतलब टीम में ग्रुप बने हुए हैं। जैसे इस टीम में भी है 3 सीनियर खिलाड़ियों का, मैं इस मौके पे उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि टीम जो है वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस हो गई है, जा रही है, हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं, लेकिन शाहनवाज धानी भी उन खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हैं जिनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई। ख़ास तौर से शाहनवाज धानी जो आज से 2-3 साल पहले जब उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस पहली मरतबा दी थी पीएसएल में, तो देखें जो भी प्लेयर जब अच्छी परफॉर्मेंस पेश करता है ना, तो जो नेक्स्ट जो भी सीरीज़ होती है उसका हक बनता है कि आप उसको टीम में शामिल करें। अगर आपने मतलब नए खिलाड़ी जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस देता है अगर आप नहीं शामिल करेंगे, तो देखें ये इंसान की नेचर है, दिल जो है वो गोश्त का पुतला है, कोई लोहे का तो है नहीं, आदमी का दिल दुखता है तो उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं रहती जब दिल टूट जाता है। यही तरीका जो है इन्होंने धानी के साथ किया है, और वो बेचारा जाहिर है देखिए डीमोरलाइज जब आदमी हो जाता है फिर उसके बाद वो उससे परफॉर्मेंस नहीं निकल पाती। अब आपने क्या किया है, उसको एक जस्टिफिकेशन के लिए साथ तो रखते हैं लेकिन उसको मौका नहीं देते, और यही काम इन्होंने जो है सरफराज के साथ भी कर रहे हैं, इमाद वसीम के साथ भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मतलब सरफराज का तो मैंने नाम लिया, इमाद वसीम हो गए, मतलब ये एक बहुत बड़ी ज्यादती इन्होंने नजरअंदाज किया। हसन तो चले अनफिट है उनके हवाले से, तो शायद यही पेशेंट को ये कि वो बहुत ज़्यादा अनफिट है जिसके बाइस है वो टीम का हिस्सा बनते दिखाई नहीं दिया है। जुनैद साहब, सबसे पहले तो कौमी खेल हॉकी के हवाले से बात कर लें। ओवरऑल अगर हम देखें तो एशियन चैम्पियनशिप के लिए जो है एशियन गेम्स मुनक्किद हो रहे हैं, उसमें पाकिस्तानी टीम ने शिरकत करनी है, और ओवरऑल कैसा देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम माजी में देख लें तो अभी जो टीम गई है इसमें बहुत से भरोसे करने वाले ऐसे प्लेयर्स हैं, शायद माजी में जिस तरह बहुत सी आवाज़ें उठती आई कि बहुत से प्लेयर्स को बाकायदा तौर पर इसलिए टीम में शामिल कर लिया गया कि वो किसी के पोते भतीजे ये हुआ करते थे, लेकिन अब इस टीम के अंदर शायद ऐसा नज़र नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वीनस चैनल का कि उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया, और टॉपिक भी अच्छा है। तो बात यह है कि कोई भी गेम हो, ओलंपिक हो या हमारा एशियन गेम्स हो या वर्ल्ड कप हो, हॉकी का हो, क्रिकेट का हो वगैरह, कैंप लगना, फिर उसमें मौसम का ख्याल नहीं रखना, उसमें लोगों को बुलाना, उसमें वही आपकी बात कि लाइकिंग और डिसलाइकिंग करना, तो उससे तो टीम नहीं बनती। टीम बनती है रेगुलर आप उनको मैचेस खिलाएं, एक जो है उनमें हारमोनी हो। ये नहीं कि 2 महीने ला के आपने कैंप लगाया और टीम अनाउंस कर दी, और फिर वही बात आती है कि जो लेफ़्ट आउट है उसे राइट आउट पे खिला दिया, फुल बैक को जो है वो आगे खिला दिया। तो ये चीज़ें सब जो है ना ये काउंट करती हैं। आप एक टीम को पूरे साल जो है ना प्रैक्टिस कराएं, फिर उसमें से लड़के लें। ये नहीं होता 2 महीने का कैंप लगाया, टीम अनाउंस की, भेज दिया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जो कोच हैं शहनाज शेख साहब, उनका भी वीज़ा क्लियर नहीं हो रहा, हालांकि हम देखें तो इंडिया में उन्हें बाकायदा नहीं मिला। फिर अब हम देखते हैं कि एशियन गेम्स के लिए चाइना के लिए भी उनके मसाइल पैदा होते दिखाई दे रहे हैं। ये देखें, ये मसाइल तो ये अलग है ना, आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं। 2 को अप्लाई करें वीज़ा, उसमें जो क्वालिफाई कर जाए उसको भेज दें। आप अपनी टीम पे एक वीज़े के लिए आप अपनी पूरी टीम को तो नहीं उस पर स्टेक पे लगाएंगे, आपको तो वहाँ भेजना है और खेलना है। तो किसी एक पर्सनैलिटी की वजह से कोई अगर आपको हर्डल आ रही है किसी गेम में जाने में, तो आप इसको साइड में रखें, 2 का वीज़ा अप्लाई कर दें कि अगर ये नहीं तो ये सही। तो ये चीज़ें हैं, ये मसद जो लोग समझदार हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं। अब चीज़ें अगर आप अनाड़ी लोगों के हाथ में देंगे तो इन्हीं ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं आपको नज़र आती रहेंगी। हसन जावेद साहब, आप हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं। हसन साहब, क्या कहेंगे, बड़ा अबूर आपको हासिल है। सबसे पहले तो 8 ज़ुबानों में आपको अबूर हासिल है, फिर क्रिकेट में बड़ी गहरी नज़र है। क्रिकेट के हवाले से क्या कहेंगे जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है? हम देखते हैं कि लास्ट है हमने एशिया कप, उससे पहले भी दीगर जो सीरीज़ हो रही थी उस पर भी हमने क्रिकेटर से बाज़ मुबसरीन और जो है तजियाकार वो यही कहते रहे कि अपने बॉलर्स को मुतअद्दिद मैचेस में इस्तेमाल जो है अच्छे तरीके से करें। अगर शाहनवाज दानी खेलते हैं तो हसनैन को चांस मिलता है, नसीम शाह को, लेकिन ऐसी चीज़ें होती दिखाई नहीं दी। और आज शायद अब हमें नुकसान नसीम शाह की सूरत में एक बड़े इवेंट से महरूम होना पड़ा उन्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रियाज़ भाई की उस बात को सेकंड करूंगा कि शाहनवाज धानी को जब साथ ट्रैवल करवा रहे हैं तो उस तरह आप उसे डीमोलराइज़ कर रहे हैं। मैनेजमेंट में हमने ये चीज़ सीखी है कि कोई भी फ़ौज, कोई भी इंडिविजुअल
कभी भी नहीं जीत सकता अगर उसमें से दो में से कोई एक चीज़ निकाल दें। पहली चीज़ है करेज यानी कि हिम्मत, और दूसरी चीज़ है कॉन्फिडेंस। इन दो में से आप एक भी चीज़ निकाल दें किसी लश्कर में से, वो लश्कर हार जाएगा। ये कहना ये चाह रहे हैं रियाज भाई कि इस तरह उसका कॉन्फिडेंस निकाला जा रहा है। सरफराज अहमद की अगर हम बात करें तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उन्होंने 2 बार 50 लगाए, फिर सेंचुरी भी कर दी। 2 सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं अभी जी इस हाँ। वक्त। हाईएस्ट स्कोरर हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर बाबर आजम की कप्तानी है, उन्होंने ग्राउंड में एग्जीक्यूट करना है, उनकी बात को रखा गया है और उनकी मर्जी से टीम भेज दी गई, तो बाबर आजम से ये भी तो सवाल पूछा जाए कि 2 T20 वर्ल्ड कप आपकी कप्तानी में हम हार गए, फाइनल में 1 रन से भी हारे तो हार गए। 1986 में जब जावेद मियादाद ने जो छक्का लगाया था वो 1 विकेट से पाकिस्तान जीता था। तो जीत है, हार हार है। चलें उसको छोड़ दें, फिर पिछले साल एशिया कप भी हार गए, श्रीलंका की 5 विकेटें हमने गिरा दी थी फिर भी हार गए। तो आप कप्तान अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फैसला साजी में वो कमी है, उसे हमसे पूरा करने दें आप। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खिलाड़ी हमेशा से कैसे बड़े हो गए बोर्ड से कि अगर बाबर आजम चाहेंगे तो मोहम्मद आबिद नहीं आएंगे या उनकी लाइक पे वो नहीं है। साहब ये तो माजी से चला आता जा रहा है कि कप्तान के मुताबिक ही टीम सेलेक्ट होती है। We should get rid of all this thing. We should go towards the professionalism in the world. How did Argentine did with the World Cup? उन्होंने सिर्फ लायनल मैसी पे तो नहीं रखा ना, उन्होंने पूरा ट्राइंगल देखा ग्राउंड के ऊपर कि क्वाड्रेंट कैसे वर्क करेगा, और वो जीत गए। पहला मैच सऊदी अरब से हार गए थे वो, सऊदी अरब से जब वो वर्ल्ड कप फुटबॉल शुरू हुआ। तो आप जो है आपके 4 रिजल्ट 0 हैं, आप दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मैंने कल तो फ्राइडे का दिन था, जुम्मे की नमाज में ये दुआ की कि अल्लाह इन लड़कों को इस काबिल कर दे कि यही फातेह बन जाए मैदान में। हमारे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि। दूसरी बात, हसन अली को एक मैथ्यू वेड का कैच ड्रॉप करने की सूरत की सजा मिली, क्या मौका मिला। लेकिन देखें, खिलाड़ी हमेशा याद रखिएगा अच्छा वो होता है जो विजनरी इंसान भी हो, तब जाके वो अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। मियादाद की आप देखें 1986 में जो भी बात मैंने की, आप मियादाद की पूरी बॉडी देख लें, जब वो विकेट पे खड़े हुए थे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बैट्समैन कम और स्टील मिल में कोई जॉब कर रहे हैं, सब ब्लैक, उनका हाथ पांव सब इतना धूप में झुलस चुके थे वो, क्योंकि वो और आखिरी बॉल पे वो एक एक पॉइंट को देख रहे थे ग्राउंड के अंदर कि एंगल कहां से मिलना है मुझे। तो सारी, और मियादाद का इखलाक, जावेद भाई से मेरे हमेशा बातचीत रही, शोएब मोहम्मद भाई के साथ डिस्कशन रहती है, वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं। लेकिन जब एक आज़ाद मुल्क में किसी भी मकसद के हुसूल के लिए हमें हर चीज़ पर कोशिश करना पड़े, सही को सही साबित करने पे लिटमस टेस्ट करने पड़े, तो 9th की केमिस्ट्री या फिजिक्स की तरफ लैब टेस्ट हो गया सारे, फिर कि हर चीज को साबित करने पे कि भाई हम टेस्ट पे टेस्ट कर रहे हैं, तभी हमारी ये पोजीशन है। हमारी बॉलिंग लाइन बहुत वीक है इस बार, अगर आप देखें वर्ल्ड कप के अंदर। वर्ल्ड कप से कबल अगर जब एशिया कप स्टार्ट हुआ था हसन साहब है, तो लोग यही कह रहे थे कि दुनिया की मजबूत बॉलिंग अटैक तस्वर की जा रही है, लेकिन हमने वो सारी चीज़ें एक्सपोज होते देखी सिर्फ नसीम शाह के एक अनफिट होने से, आरिस रऊफ के। आपके पास बैक पे ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो 10 ओवर्स के लिए वनडे के लिए मौजू नज़र आए। आपके पास दूसरा ऑप्शन सिर्फ हसन अली के पास सूरत में था, फिर या शाहनवाज धानी पे। आप रिलाई तो जमान शाह पे भी करते, जमान खान पे भी करते नजर नहीं है। लेकिन कितनी जबरदस्त आपने अपनी आई रखी ग्राउंड के ऊपर, और आपने कहा कि वी हैव बीन एक्सपोज आफ्टर द एशिया कप, तो वो आपके जहन में और रियाज भाई जैसे लोग और हमारे मोहतरम की नजरों में, एक्सपर्ट की नजर में, टीम पहले ही इसका अल्ट्रासाउंड हो चुका था कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ये है कि बॉलिंग विल बी एक्सपोज, और वो हुआ जाके वहां पे। आखिर ये कैसे मैं कोई मुझे श्योरिटी दे दे कि नसीम शाह जा रहा है पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा? ऐसा नहीं है। 2 छक्के क्या उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ लगा दिए। मैं किसी भी चैनल का भी नाम ना लूंगा, ना किसी एंकर का नाम लूंगा। कोई कह रहा है अभी ऑलराउंडर बन गए हैं। अरे यार, क्यों शॉर्ट सैंपल पे चलते हो उस मुल्क को लेके? क्यों शॉर्ट सैंपल पे सारी चीजें लेके चल रहे हो? आपको पूरा, अब फखर जमान साहब की मिसाल है, अगर वो नहीं चल रहे हैं, इस बार वर्ल्ड कप की इनामी रकम $40 लाख है और टोटल $1 करोड़ की इनामी रकम दी जाएगी आईसीसी वर्ल्ड कप के अंदर। पिछली बार हम हारे स्वेल नहीं था। तो ये लाइकिंग डिसलाइकिंग क्यों बोर्ड? भाई हम तो मल्टीनेशनल, मैं ट्रेनर हूं, मैं कंपनीज में भी लेक्चर्स देता हूं, इंग्लिश के, चाइनीज के, फ्रेंच के।
तो सारी चीज ये है कि आखिर ये बोर्ड से बड़े खिलाड़ी कब से होने लग गए, जब आपका रूट पर मामला खराब हो। मैं एक मिसाल देता हूं कि जनाब शहजाद साहब हमारे एंकर हैं, अब वो मुझसे सवाल कर ही नहीं रहे और मैं जवाब दिए जा रहा हूं, तो ये प्रोग्राम की लेगेसी कहां गई, प्रोग्राम का डिसिप्लिन कहां गया? मेरे भाई ऑब्जेक्टिव जिसे उर्दू में मकसद कहते हैं, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट, और स्मार्ट में एस स्पेसिफिक है, एम मेजरेबल है, ए अटेनेबल है, आर रियलिस्टिक है और टी टाइम इन है। 31 ईयर हो गया वर्ल्ड कप जीते हुए, अब कौन सा टाइम आएगा? एक बच्चा जो पैदा हुआ था उसकी शादी हो गई, उसका भी बच्चा हो गया। और इस पे मजीद भी करेंगे आपसे बात है। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे कि 31 साल हो गए, लेकिन 99 में भी हमने फाइनल खेला। रियाजुद्दीन साहब है, ओवरऑल उस टीम को कैसा देख रहे थे 99 वाली, और अब जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा माहिरीन, बहुत ज़्यादा साबका क्रिकेटर, दीगर ममालिक के क्रिकेटर वो ये भरोसा करते नज़र आ रहे थे कि इस दफ़ा पाकिस्तानी टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम की हैसियत से जो है वर्ल्ड कप खेलने जाएगी, लेकिन शायद ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखें, वैसे तो क्रिकेट एक गेंद का खेल है और कोई भी टीम किसी भी वक्त जीत सकती है। और देखें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडिया, कमो बेश एक ही तरह की टीमें हैं, लेकिन जो विज़न है ना, जब आपका विज़न बड़ा होता है, आप इंटरनेशनली मतलब चीज़ों को समझते हैं, सोचते हैं, तो और आप में अपनी चीज़ों को ग्राउंड के अंदर एग्जीक्यूट करने की सलाहियत होती है, वही टीम जो है फातेह होती है। और इसमें बड़ा दखल होता है कैप्टनसी का। अगर कैप्टन जो है वो ज़्यादा सूझबूझ का मतलब मालिक होगा तो उसकी स्मार्ट मूव होंगी ग्राउंड के अंदर, और सिचुएशन के हिसाब से मतलब वो अपने फ़ैसले लेने की उसमें कैपेबिलिटी होगी, उसमें कैपेसिटी होगी, तो यकीनन वो टीम जीतेगी। आपको याद है 92 के वर्ल्ड कप में हम वसीम अकरम का इंटरव्यू सुन लें, या मतलब ये कि जितने भी मतलब प्लेयर्स हैं, रमीज़ राजा का इंटरव्यू सुन लें, सब ये कहते थे कि कप्तान ने ये कहा था इमरान खान ने कि जो हमने वर्ल्ड कप जीतना है, और सब दीवारों में और दरवाज़ों पे लिख के लगाया हुआ था कि हम जो है वर्ल्ड कप जीतेंगे। और आप ये देखें कि हालांकि उस वर्ल्ड कप में मतलब कई वेरिएशन आई, आपकी टीम कभी बिल्कुल नीचे चली गई और अगर मगर का चक्कर हुआ, लेकिन चूंकि आप मेंटली स्ट्रांग थे और आप जब ग्राउंड में उतरते थे तो आपका एक ही मतलब फोकस होता था कि आपने जीतना है। तो खेल से तो टीम जीतती है, लेकिन सही फैसलों से और जो नर्व्स को मतलब अगर आपने अपने काबू में रखा है और आपकी सिमत सही है, कंसंट्रेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, सिचुएशन के हिसाब से अपने फैसले लेने की आप में सलाहियत। और ये सलाहियत किस में होती है? ये तो कप्तान होता है ना, जो लीड कर रहा होता है। देखें, अगर तीसरा बंदा कोई कप्तान को जाके भी कहेगा तो वो वही करेगा जो उसने करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो उस वक्त के कप्तान थे, जो आपका बुनियादी सवाल था, वो मैं ये समझता हूँ कि सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला बाबर आजम को नजर बद से बचाए, वो इसी तरह परफॉर्मेंस दें और खुदा करें उनकी कप्तानी में टीम जीते। बैटिंग से किसी को ये नहीं है कि वो बैटिंग सही नहीं करते। इस वक्त आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर है, मौजूद है, लेकिन कप्तानी का फुकदान जरूर नजर आ रहा है। अगर हम देखें तो इंडिया के 2 मैचेस को आप उठा के देख लें, एक में हमने 64 पे 4 विकेटें इंडिया की आउट कर ली, फिर 266 रन स्कोर कर लेते हैं। हम मिडल्स पे जब थोड़ी सी उन पर प्रेशर पड़ता है ना, तो बाबर शायद पीछे की तरफ होते दिखाई देते हैं, उनको कोई सपोर्ट करने वाला ऐसा कोई नजर नहीं आया। तभी मैंने आपसे सरफराज के हवाले से बात की। देखें, वो प्रोफेशनल मतलब बैटर तो हैं, लेकिन प्रोफेशनली जो एक्ट कर रहे होते हैं ग्राउंड में, वो कप्तान मतलब उस तरह से नज़र नहीं आते। देखें, एक कप्तान की खूबी होती है कि जिस वक्त आप प्रेशर सिचुएशन में हो, जिस वक्त आप करंट सिचुएशन में हो, उस वक्त आप में अपनी चीज़ों को मैनेज करने की सलाहियत होनी चाहिए। और देखें, ये जो मैचेस होते हैं ना, T20 ले लें या वनडे ले लें, इसमें देखें जो बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर आपने सही वक्त पे सही फैसला कर लिया तो वो आपके फेवर में चला जाता है। अब आप ये देखें कि यही मतलब कैप्टनसी का तो मुझे मतलब लैक नज़र आ रहा है, लेकिन देखें, जीतने को तो आपका कोई भी 2 बैट्समैन या 2 बॉलर अगर 1-2 स्पेल में मतलब बॉलर अच्छा काम कर जाए या बैटर आपके 2-3 ओवर में बेहतरीन रन बना लें जब ज़रूरत हो, तो ज़ाहिर है सिचुएशन चेंज हो जाती है। लेकिन वो कारकर्दगी होती है उस इंडिविजुअल कैपेबिलिटी जो प्लेयर कर रहा होता है, चाहे बैटर है, उसमें कप्तान की खूबी नहीं होती। कप्तान की खूबी तो उस वक्त होती है कि जब सामने वाला बैटिंग कर रहा है तो उस वक्त आपने क्या करना है, आपने कौन से बॉलर को इस्तेमाल करना है, आपने फील्ड प्लेसिंग क्या लेनी है। जैसे आप भी हम मैचेस हारे हैं एशिया कप के, देखें
ये 2 मैचेस हार के हमने जो एक हमारा भरम था, जो दूसरी टीमों पे एक हमारा खौफ बैठ गया था साइकोलॉजिकली, मतलब वो टीमें जो थी नीचे आ गई थी, हम ज़रा थोड़े ऊपर हो गए थे, आपने वो पूरी मेहनत इन 2 मैचों में ज़ाया कर दी। और ये जो हुई है ना, देखें, नो डाउट कि इसमें मतलब तमाम प्लेयर्स की भी मतलब उन पर जिम्मेदारी आयद होती है, इसलिए कि देखें अकेला कप्तान भी कुछ नहीं कर सकता जब सारे ही प्लेयर मतलब हो जाएं। ये तो अपनी जगह सही है, इसमें तो हम बाबर आजम को फेवर करते हैं, लेकिन कम अज़ कम वो सिचुएशन जहाँ पे आपको रिएक्ट करना चाहिए, अगर आप वहाँ नहीं करेंगे तो फिर टीमों का हाल यही होता है जो आप इंडिया से या आप हारे हैं श्रीलंका से। इसलिए कि ये एक ऐसी सिचुएशन थी कि अगर आप इस एशिया कप में बेहतर परफॉर्मेंस देते तो आप जब वर्ल्ड कप में जा रहे होते तो आपका एक भरम होता। आप क्या है, देखें सारी टीमों पे आपका खौफ जो है खत्म हो गया है, और कभी कोई टीम ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सिर्फ एक प्लेयर पे डिपेंड करे। बिल्कुल रियाज साहब, इस पे मजीद भी बात करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे रियाज साहब के, एक प्लेयर पे हमें डिपेंड नहीं करना चाहिए, तमाम ही प्लेयर्स को परफॉर्म करना चाहिए, तमाम ही बॉलर्स को परफॉर्म करना चाहिए है। और साथ साथ अगर हम देखें तो इस वक्त अगर जिस तरह मैंने भी कहा कुछ देर पहले इंट्रो में ये कहा कि पाकिस्तानी टीम इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही थी एशिया कप के अंदर, फिर जब टीम का ऐलान हुआ अभी वर्ल्ड कप के लिए तो बहुत सी सिचुएशन रुख बदलती दिखाई दी, और इससे सारे सूरत हाल पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बाबर आजम के हवाले से, और फिर थोड़ी सी बात है दीगर खेलों के हवाले से भी कर लें कि जुनेद साहब हमारे साथ मौजूद है। जुनेद साहब, खेलों के मौजूदा हालात और खिलाड़ियों के का गिरता हुआ म्यार आप देख रहे हैं, इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है खेलों के अंदर, मुख्तलिफ अकेडमीज़ कायम हो गई हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की हद तक रह गई हैं। क्या यहाँ पर आपको क्रिकेटर्स या फुटबॉल्स या फिर हॉकी या दीगर खेल कोई भी हो, अदरवाइज अकेडमी का कसूर ऐसा नज़र आ रहा है कि सिर्फ वो पैसे कमाने की वजह से अपने रन करते हुए नज़र आ रहे हैं अकेडमीज़ को? शहजाद साहब, बात यह है कि जिस बच्चे के पास पैसा है ना, वो तो चंदा करके और किसी भी ग्राउंड पे जाके किराए पे लेके खेल लेता है। काफ़ी हमारे ग्राउंड जो है ना उस पर कंस्ट्रक्शन हो गई है। जो ग्राउंड बाकी बचे हैं उस पर कोई टैंकर माफिया है, कोई वहाँ कंस्ट्रक्शंस का मटेरियल जो तैयार हो रहा है पुलों की, तो बच्चे कहाँ जाएं? अच्छा, बच्चों को भेजते हुए भी माँ बाप जो है ना वो घबराते हैं कि पता चला गए वो खेलने, वहाँ से ड्रग एडिक्ट होके आ गए, वहाँ हेरोइनची बैठे में। तो ये चीज़ें जो है ना हमें माशरे की जो है ना देखना पड़ेंगी, उन सबको पॉजिटिव वे में लेके जाना पड़ेगा। बच्चा वही खेल रहा है इस वक्त जिसके पास थोड़े से पैसे हैं, बाकी जो बच्चे हैं जो इनका मतलब पैशन है कि चल खेलना ही है, बाकी तो सब मोबाइल में लग गए हैं, मोबाइल में अपनी जो है ना वो हर गेम खेल लेते हैं, वो क्रिकेट भी मोबाइल में खेल लेते हैं। अब मुझे ये है कि 100 मीटर की रेस जो है वो कहीं मोबाइल पे नहीं शुरू कर दें। तो ये स्कूल्स वगैरह में हमारे जो है बाकायदा सेशंस होने चाहिए, उनके जो है ना फिज़िकल और साइकोलॉजिकल उनकी मेंटल हेल्थ को जो है ना इम्प्रूव करना चाहिए। इसके लिए बाकायदा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो या जो भी हमारे स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं जुनैद शाह साहब, उनको और स्कूल वालों की कमेटी को मिल के कम से कम 5वीं क्लास से उनकी ग्रोथ करना चाहिए मेंटलिटी कि आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है। फ़िज़िकल एक्टिविटी से जो बच्चे की नशोनुमा का पीरियड होता है ना वो शुरू होता है, 5वीं क्लास है, 4th क्लास है, 6th क्लास है, तो यहाँ से ग्रास रूट लेवल भी हमारा स्टार्ट होता है। अब वो बच्चे का किस गेम की तरफ रुझान है वो आपका वहाँ का कोच उसको जज कर लेता है और उसको डेवलप करता है। छोटे छोटे से गेम्स हैं, अगर उन पर तवज्जो दी जाए तो हम ओलंपिक्स में बहुत सारी चीज़ें जीत के ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जो है वो मेडल जीत के लाए, उसका वहाँ पे शिरकत करना ही एक अचीवमेंट है। पाकिस्तान की एक शिरकत जो है ना वही एक अचीवमेंट है। तो हमें अपने बच्चों को ये ज़रूरी तरबियत नहीं देना चाहिए कि नहीं तुमने गोल्ड मेडल ही लेके आना है। और मैंने देखा है कि बेचारे जो टैलेंटेड होते हैं वो इधर उधर से चंदा करके कोई सपोर्ट कर देता है, कोई स्पॉन्सर मिल जाता है, वो जाके मेडल ले आते हैं और फिर वो आके सब हार फूल लेके एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं उसके साथ। तो जब हमारा बच्चा इस लेवल का है, हमें पता है कि यार ये जाके ला सकता है मेडल, तो उसको फुल सपोर्ट करना चाहिए हर लिहाज से। बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। साहब बात हो रही थी रियाज साहब से कप्तानी के हवाले से, ओवरऑल अगर हम कप्तानी में देखें
तो इस वक्त शायद हमने कोई ऐसा कप्तान तैयार नहीं किया सिवाय बाबर आजम के। अगर बाबर आजम कप्तानी टीम के साथ नहीं करते, आपको ऐसा लगता है कि शादाब इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो टीम के साथ मुंसलिक होकर जो है कप्तानी करते हुए दिखाई दें, टीम को लीड कर सकें? क्योंकि अभी सिर्फ शादाबी खान को जो है वाइस कप्तान नामजद किया गया है। देखिए, आपने एक जुमला यहाँ पे कहा कि हमने अब तक कप्तान को तैयार नहीं किया। बहुत खूबसूरत अल्फाज निकालते हैं आपकी उर्दू के। तैयार तो दूल्हे को करते हैं, बेसिकली कप्तान तो बाय बर्थ होते हैं। बाय बर्थ सिर्फ कप्तान ही अगर देखा जाए तो सरफराज के अलावा कोई नजर नहीं आता। सॉरी टू कट यू, आप अपनी बात जारी रखिएगा। मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा कि देखें, सरफराज हो गए या मतलब वसीम अकरम थे या जावेद इमरान खान थे, ये थे बाकायदा मतलब कप्तान होते थे। और ये जो है हादसाती कप्तान है बाबर आजम, लेकिन हमारी दुआएं अब इन्होंने, रियाज भाई ने इसको आईसीयू तक पहुंचा दिया। क्लियर कर दूं कि देखिए, हाई परफॉर्मिंग जो टीम है ना, उसमें 3 चीजें होती हैं। आप दुनिया की किसी भी किताब में पढ़ लें मैनेजमेंट की। पहली चीज होती है कमिटमेंट, बाबर आजम में है, बिल्कुल है। दूसरी चीज होती है म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी, कि अपना एहतसाब करना, मैंने ग्राउंड पे काम किया, बाबर आजम में है, बिल्कुल है। तीसरी चीज होती है कोहेसिवनेस, के सामने वाले को समझना, जो खिलाड़ी हैं, ये चीज नहीं है बाबर आजम के अंदर, ये चीज सरफराज के अंदर है। आप कहीं पूरी दुनिया की किताबें पढ़ लें जाके आप, कि सामने वाले को समझना। कहते हैं कि भाई मोहम्मद आमिर से उनकी बनती नहीं है। अरे भाई, मैंने ये खिलाड़ी आपको दिया, ये इसको 10 ओवर आप देंगे, ये आपको मैच जिता के देगा। आपको मोहम्मद आमिर को मैदान में इस्तेमाल करना है, आपकी उससे बनती है नहीं बनती है, आपको कोई रिश्ता थोड़ी दे रहा है मोहम्मद आमिर का। गेम को गेम के मेरिट पे रखिए ना। फिर जहां तक ताल्लुक रहा कि मैं वही छोटी सी मिसाल देता हूं कि मेरी यहां मौजूद किसी भी शख्स से नहीं बात नहीं, किसी पर्सन से, बट मुझे पता ही अहल है एंकर, तो एंकर अपनी जगह पे रहेंगे। रियाज भाई एक सीनियर सहाफी हैं, वो अपनी जगह पे बैठेंगे। मैंने उसी पैनल के साथ बात करनी है, क्योंकि आप मेरिट को आगे रखें, उसके बाद ये लाइकिंग डिसलाइकिंग पर जाएं। अब जहां तक ताल्लुक रहा कि सरफराज, ठीक है वो इतने बड़े खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन वो बहुत बड़े वॉरियर जरूर हैं, जंगजू जरूर हैं मैदान के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही। और अगर 4 रिजल्ट में उठा के फखर जमान की मिसाल देख लें, मसला कुछ भी नहीं है, वो मेंटली वीक है थोड़े से। बिल्कुल। अब आप ये देख लीजिए कि मैं इधर बैठा हुआ हूं, मैं कहूं कि राज भाई मैं 45,000 का क्रिकेट बैट खरीद कर लेकर आया हूं, अब देखें मैं कितने छक्के लगाऊंगा। अरे भाई, बैट की कीमत से नहीं होता, वो तो आपके स्किल के ऊपर है। तो बात सारी वही है कि जब इंडिया जाएंगे तो आप एक भी बाउंड्री मारेंगे, आपको खामोशी मिलेगी बीजेपी की तरफ से, आपको कोई चेयर अप नहीं मिलना वहां पे। तो फखर जमान साहब, आप ये मत कहिएगा कि मैच के बाद मुझे मोशन लग गया है। अच्छा, थोड़ी सी बात, क्योंकि आपने एक बात छेड़ दी है समाशाइयों के हवाले से भी। अगर हम देखें तो अहमदाबाद है, जहाँ पर पाकिस्तान का मैच 14 तारीख को खेला जाना है, 1,32,000 की कैपेसिटी है उस ग्राउंड के अंदर। तो जहाँ बाबर एशिया कप के अंदर प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे थे, वहाँ शाहीकीनी क्रिकेट का भी प्रेशर होगा। फिर आप एक मैच इंडिया से हार कर आए हुए, वो प्रेशर होगा। तो कप्तानी का कितना अमल दखल उस मैच के लिए कितना इंपॉर्टेंट दिखाई देगा बाबर आजम के हवाले से? देखिए, सबसे पहली चीज यह है कि हम कहते हैं इनर अर्ज टू डू समथिंग, इसको मोटिवेशन कहते हैं, कि आप कितना मोटिवेटेड हैं। अब मोटिवेशन में 2 चीजें हैं, वैल्यू भी है और मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेक्टेशन भी है। एक्सपेक्टेशन तो पीछे से खराब हुई, जो श्रीलंका से हारे, इंडिया से हारे, और वैल्यू क्या है, आप इस टीम के साथ वहां पे मूव कर रहे हैं। अब बाबर आजम साहब, आप जो है, रियाज भाई ने बहुत अच्छी बात की कि इमरान खान साहब हो गए, जावेद मियांदाद, ये बिल्ट इन कैप्टन है ये। क्योंकि कैप्टन मैं नहीं बना, मैं हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर एक सलार को नहीं कह सकता, तारिक बिन ज़ियाद में नहीं कह सकता, जिन्होंने जिब्राल्टर फतह किया, यूके में उनके नाम का सिक्का चलता है आज भी। मुसलमान भूल जाए, अपनी किताबों में ना पढ़ाएं, वो तो पढ़ा रहे हैं। कनाडा में लॉ ऑफ उमर भी चल रहा है, आप यहाँ पे रखें ना रखें, उन्होंने तो रख लिया। तो सारी चीज ये है कि बाबर आजम उस सिचुएशन में, जब 1996 आप देखें, जब सईद अनवर और आमिर सुल ओपनिंग कर रहे थे, बेंगलोर था मेरे ख्याल में शायद, वो क्या सन्नाटा था, ऐसा जैसे कि 9 मुहर्रम की रात हुई हुई है कराची के अंदर। तो उसमें अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना ये काम ही नहीं है। आप माशाल्लाह जैसे इतने अच्छे सवालात कर रहे हैं, अब मैं यहाँ पे लाके एक बंदा बैठा दूं, मैं कहूँ कि मैं इसको जो जनाब 4 दिन से जो है वो लस्सी पिला रहा हूँ, आज ये सवाल करेगा, नहीं हर बंदा कर सकता। अल्लाह ने हर शख्स की अलग अलग एबिलिटीज दुनिया में दी और सलाहियत हर एक में दे दी। तो बिल्कुल ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम सिर्फ अब विक्रांत गुप्ता इंडिया के सहाफी हैं,
आप न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, AFP, इंटरनेशनल खबर एजेंसी की खबरें सुने। विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि मैंने इतनी खतरनाक टीम पाकिस्तान की कभी देखी ही नहीं जो अब अनाउंस हुई है। मैं आपको मैं सलाम पेश करता हूं, लेकिन आप मेरे लिए क्रेडिबल नहीं है। मुझे तो अच्छा वो लगेगा जो मेरी इंटरनल फैक्टर वीकनेस बताए, जो मेरा स्वॉट एनालिसिस करे कि भाई स्ट्रेंथ आपकी ये है प्रोफेसर साहब, वीकनेस आपकी ये है, स्ट्रेंथ पे अपॉर्चुनिटी आपकी ये है और वीकनेस पे थ्रेट आपकी ये है। तो स्वॉट एनालिसिस तो दुनिया में हर जगह लाजमी हो गया है। तो सारी चीज यहां पर यही बन रही है कि सरफराज की इंडक्शन होनी चाहिए थी, मोहम्मद आमिर की इंडक्शन होनी चाहिए थी। मेरी लाइकिंग मेरी डिसलाइकिंग से कुछ भी नहीं होता। जो टीम आपको जो रोल दिया गया है वो रोल आपने प्ले करना है। बिल्कुल रोल प्ले करना है। रियाजुद्दीन साहब, रोल प्ले करने की अगर हम बात कर लें तो हमारे पास है मिडिल ऑर्डर के लिए इफ्तिखार अहमद हैं, सलमान अली आगा हैं, सऊद शकील हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि इनमें शादाब इनको कंट्रीब्यूशन करेंगे? उसके साथ साथ अगर देखें तो मोहम्मद नवाज़ अगर खेलते हैं तो मोहम्मद नवाज़ लगेंगे। बैटिंग ऑर्डर आपकी 8 नंबर तक जा रही है, फिर प्रॉब्लम आप समझते हैं कि मिडिल ऑर्डर पर नहीं आना चाहिए, प्रेशर नहीं आना चाहिए पाकिस्तानी बैटर्स पे, क्योंकि ऊपर के बैटर अगर रन करेंगे तो नीचे नंबर वालों के लिए आसानी होगी। शहजादा, मतलब क्वेश्चन बड़ा सॉलिड है, जिस तरह से प्रोफेसर साहब भी कर देंगे माशाल्लाह आपके क्वेश्चन जो हैं। कहने का मकसद ये है कि देखें, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट की पूरी तारीख उठा के देखें तो जो हम बात करते हैं हमेशा कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है, हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रही है। जिस तरह से जो बच्चे नहीं होते उनसे आप कुछ भी किसी वक्त मतलब एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। और एक जो संजीदा मतलब लोग होते हैं उनसे आप कैटेगोरिकली ये कह सकते हैं हाँ यार ये 80% बंदा जो है सही है, 20%। और एक बात और कहूँगा जो अभी मतलब हसन भाई कह रहे थे, देखें सलाहियत के हिसाब से देखें, अल्लाह ताला ने दुनिया के हर इंसान में कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर रखी है जो उसे वो दूसरों से मुमताज़ बनाती है। और दुनिया के हर शख्स में मुझ समेत कोई ना कोई एक ऐसी खामी भी है जो उसको हमेशा ख़ुद एहतसाबी कैफियत में रहने पर मजबूर करती है। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो अपनी खूबियों से अपनी खामियों को ख़त्म करके आगे निकल जाते हैं, अपना भी नाम पैदा करते हैं, माँ बाप का भी और मुल्क का भी नाम पैदा करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बाबर आज़म में खूबियाँ भी हैं, उनमें कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, लेकिन जब वो मतलब क्रूशल स्टेज आते हैं, मतलब ऐसी सिचुएशन आती है वो मतलब उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं और वहीं पे आपकी टीम कोलैप्स हो जाती है। अब आपने बात की कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग तो हमेशा से हमारा मसला रहा है, लेकिन इन 2 शिकस्तों से पहले जो हमें इंडिया और श्रीलंका के खिलाफ अभी हुई है, तो गुज़िश्ता 2-4 महीनों में हमारी टीम का जो कम से कम ऐसा हो गया था कि अगर हमारे ओपनर नहीं चल रहे थे तो मिडिल ऑर्डर चल रहे थे, अगर मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहे थे तो ओपनर चल रहे थे। अगर आपके मतलब पेस अटैक शादाब ने भी 2 मैचेस में तो शादाब ने रन किए, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, उसी को मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर आपका मतलब बॉलर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, कहीं अगर फास्ट बॉलर नहीं चल रहे थे तो पेसर चल रहे थे, पेसर्स नहीं चल रहे थे तो फास्ट बॉलर चल रहे थे। और ये भी हुआ है कि पूरा मैच हमारा फास्ट बॉलर्स मतलब 10-10 विकेटें लेके चले गए। और इंडिया जैसी टीम को हमने मतलब ये कि बहुत बड़ी बात थी कि विद इन 50 ओवर्स हमने उनको आउट कर दिया। तो यही हमारी जीत थी, जिस मैच जो है बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका। और अगर उस दिन मैच होता तो पाकिस्तान वाकई इस तरह से खेल रहा था कि वो जीत सकता था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें इसमें जो है ना नीयतों का बड़ा दखल होता है। बुनियाद जो है नीयत होती है। हम लोग तो मुसलमान हैं और हम लोग इस पर मतलब बिलीव करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप मुझसे पूछें कैटेगोरिकली, मैं इन खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मोहतरम जनाब इंज़मामुल हक साहब जो कि हमारे साबिक़ कप्तान भी रहे हैं और हमारे बहुत अच्छे बैटर थे, और उनकी परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान ने बड़ी फतूहात भी हासिल की। नो डाउट वो बहुत बड़े प्लेयर थे, लेकिन जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह की बात की है, मैं ये समझता हूँ कि वो मुनासिब नहीं थी। एक तरफ तो आप कह रहे थे कि जी ये हमारा प्लेयर जो है एक्सपीरियंस है, ज़रूर इसने मतलब ये कि रन मतलब विकटें नहीं ली या उसे खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमने एक्सपीरियंस की वजह से उसे लिया है। और दूसरी तरफ आप जो है सरफराज को निगलेक्ट कर देते हैं, माद वसीम को निगलेक्ट कर देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो दोहरा मेयार है ये बहुत से सवालात को जन्म देता है। ये सवाल को जन्म देता है कि आप जो है मतलब किसी प्लेयर्स को जो है नाजायज़ मतलब उसको फेवर कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे हमारे प्लेयर्स हैं जिनके साथ दानिस्ता तौर पर आप ज्यादती कर रहे हैं, और आपका मर्तबा जो है वो ऐसा नहीं है। दोहरे मेयार की बात हो रही तो हॉकी के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें।
हैं जिन्हें साहब दोहरा मेयार हुआ। अगर हम देखें तो हमारे ओलंपियंस के अंदर भी समझ लें सिर्फ सीटों की लड़ाई नज़र आ रही है, जिसके बाइस हमारी कौमी खेल हॉकी तबाही की तहाने पे पहुंच चुकी है। अभी हमने रिसेंटली बहुत ही करीबी हमने एक इवेंट किया था, हमने हॉकी डे मनाया था 9 सितंबर बिल्कुल को। ऐसा। हमने सबको इनविटेशन दिया था, सिर्फ इफ्तिखार भाई जो थे ना वो तशरीफ़ लाए, एक दो और लोग आए, कोई ओलंपियन नहीं आया। बहुत लास्ट में मुझे कहीं हनीफ खान नज़र आए थे, वो इवेंट में नहीं आए थे वो वहीं अपनी वॉक करने आए थे। तो ये चीज़ें हैं, जब आप अपना कौमी दिन हमने इसको बना दिया Decide हॉकी किया को 9 सितंबर को, तो हमने वहाँ पे अपील भी कर दिए, अपने एप्लीकेशन भी लगा दिए कौमी असम्बली में कि इसको डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये 9 सितंबर जो है हमारा हॉकी का दिन मनाया जाए हर साल। तो हमने तकरीबन 700 जगहों पे ये दिन मनाया और 700 जगह पे केक कटा, उनकी फ़ोटोग्राफ्स हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ कराची में हमने PACC में एक प्रोग्राम किया, उसमें केक काटा गया, और मेन जगह पे जो हमारा नीपा पे हमारा स्टेडियम है वहाँ पे कराची केच है, वहाँ पे हमने जो है एक बड़ी तकरीब रखी जिसमें रशियन कॉन्सुलेट्स के जो थे रोस्लान साहब आए और बड़े खुश हुए देख के इवेंट को, और बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि जब भी हॉकी का कोई प्रोग्राम हो मुझे ज़रूर इनवाइट किया जाए। तो ये हमारी अचीवमेंट थी। दो रमा यार यही है कि आप एक तरफ हॉकी को जो सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसकी जब कोई प्रोग्राम इवेंट अच्छा बड़ा आता है उसमें आप आते नहीं, शिरकत नहीं करते। तो वो शिरकत करना और इससे जो है ना खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होती है, और जो बच्चे हैं वो देखते हैं, अपने लेजेंड्स को देखते हैं, ओलंपियंस को देखते हैं, तो उनमें करे जाती है कि जाए देखें हम भी इस जगह पे आएँ। जुनैद भाई की बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा, गो के प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ है, बहरहाल ज़रूरी है। वो ये कि देखें पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा मौका था कि पाकिस्तान ओलंपिक के क्वालिफाइंग राउंड जो थे जनवरी में होने वाले थे, लेकिन ये इतना बड़ा सेटबैक है कि जो चीज़ें फुटबॉल में चल रही थी, टेबल टेनिस में चल रही थी, बैडमिंटन में चल रही थी, वही चीज़ हॉकी में इन्वॉल्व हो गई। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि हालिया 1-2 सालों में पाकिस्तान की टीम जो 18वें नंबर पे थी रैंकिंग में, वो 16वें या 15वें नंबर पे तो जरूर आई है, 15वें नंबर पे। ये एक बड़ा मतलब प्लस पॉइंट है, अच्छी बात है। जहां आप मौजूदा हॉकी फेडरेशन को डिस्क्रेडिट देते हैं वहां आपको उनको इसका क्रेडिट भी देना चाहिए। लेकिन ये एक अलमिया है कि ओलंपिक जो है, और ये हमें वजूहत तलाश करनी चाहिए कि ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड हमें मिले थे इतने साल बाद। मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर बट मे बी आई थिंक हॉकी में 1990 में के मतलब वर्ल्ड कप में इतनी सारी टीमें आई थी, या 1994 की मतलब चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान लाहौर में हुई थी उसमें इतनी सारी टीमें आई थी, उसके बाद यहाँ पे 8 टीमें आनी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सेटबैक है, हमें इसका हल बिल्कुल सेटबैक है। हसन साहब हफीज़ के हवाले से भी थोड़ी बात कर लें। हफीज़ ने इस्तीफ़ा दे दिया अपने टेक्निकल कमेटी के लिहाज से। अगर देखें तो ओवरऑल इजाज़ी तौर पर वो मेंबर थे। आप क्या समझते हैं कि जब टीम का ऐलान हुआ उससे कबल यकीनन मोहम्मद हफीज़ से भी कुछ बातें ज़रूर हुई होंगी इस टीम के हवाले से, ओवरऑल इसी बेस पे शायद उनकी बातें नहीं मानी गई, इस बेस पे उन्होंने जो है ओहदे से इस्तीफ़ा दिया, आप ये समझते हैं? जी बिल्कुल, मैं इसका जवाब दूंगा आपको, बट पहले मैं एक सेंटेंस कहना चाहूँगा। चीज़ों को कुछ समझना ज़रूरी हो गया इस जगह पे कि वही जो है ना वो अंबिया पे आती थी, इंसानों पे वही नहीं आती। एक माँ ये कह रही है कि बेटा तुम मैट्रिक के इम्तिहान में फ़ेल हो जाओगे, तो उसकी वजह यह है कि वो देख रही है कि मेरा बेटा नहीं पढ़ता है। दुनिया में इशारे बताते हैं क्या होने वाला है। ये जो टीम भेजी जा रही है तो इशारे बता रहे हैं, और बड़े सीनियर सहाफ़ी रियाज भाई यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे तो इतना ना तजुर्बा है ना जिन्होंने तो बिल्कुल ज़िंदगी स्पोर्ट्स के ऊपर दे दी लगा दी, ये भी बेहतरीन तरीके से समझते हैं। हमारे हर दिल अजीज़ सहाफ़ी हैं ये कि इशारे क्या बता रहे हैं, क्या होने वाला है। तो हमें किसी मौजज़े की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, दुआ ज़रूर अल्लाह से करेंगे कि अल्लाह पाक तो ऐसा कर। क्रिकेट के लिए तो हमेशा शायद हम दुआओं पे चलते चले आ रहे हैं। लेकिन मेरा बेटा हिफ्स कर रहा है अभी श्रीलंका के वाले मैच में, मैं भी, और वो भी हमको बायत करीमा पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। मगर ये कि हम जो है वो देख रहे हैं कि हम हार गए आखिर में। हम इसलिए हार गए क्योंकि हम भूल गए हैं कि क्या हमारे कुरान पाक में लिखा हुआ है। कुरान पाक में लिखा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं रब हूँ आलमीन का। इस आलम में जितने लोग बसते हैं, यानी दुनिया में आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी एफर्ट, आपकी मेहनत भी काउंट होती है। मैं ये नहीं लिखा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुस्लिमीन, कि अल्लाह रब है मुसलमानों का, कि मुसलमान ही जीतेगा, मुसलमान ही सब कुछ करेगा, चाहे वो हिपोक्रेट हो। तो ये चीज यहां पे आ जाती है उसूलों की बात।
हफीज़ ये कह रहे थे कि भाई आप सरफराज को ले लीजिए, इमाद वसीम को ले लें, और हमारे एक्सपर्ट सहाफ़ी मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि वो किस चीज़ के ऊपर जोर दे रहे थे। लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो देखें, हर चीज़ दुनिया में फेम और पैसा नहीं होता कि आप हर एक को पैसे से ख़रीद लेंगे, दुनिया की सस्ती शोहरत के लिए हर एक को ख़रीद लेंगे। बहुत से लोगों की ज़िंदगी का मकसद उसूल भी है। बिल्कुल, इन असूलों में अगर क्रिकेट बोर्ड में देखें, हफीज़ के साथ साथ राशिद लतीफ़ साहब हैं, उसके साथ अगर देखें तो जावेद मियादाद साहब हैं, फिर इकबाल कासिम एक बहुत बड़ा नाम। क्या समझते हैं, इन्होंने कभी इस तरफ जो है कंप्रोमाइज़ नहीं किया अपने असूलों को? इज्जत तभी तो मिलती है, लोग तभी आपको याद रखते हैं, तभी आपको लोग याद रखेंगे जब आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते। पैसा देखें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम दुनिया के पीछे भागोगे तो दुनिया तुमसे दूर भागेगी, और जब तुम दुनिया से दूर भागोगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। और रियाज भाई ने कितना खूबसूरत जुमला भी कहा कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि हर अमल का दारोमदार नियत पर है। तो भाई ये किस नियत से किया गया है? ऐसे तो पता नहीं पाकिस्तान में यहूदी भी मुसलमानों की तरह दाढ़ी बना के आलिम बने हुए हैं कहीं ना कहीं, और कोई तबलीग कर रहे होंगे। तो सारी बात यहाँ पर यह है कि हफीज़ ने अच्छा काम किया। राशिद लतीफ़ भाई ने कहा था मैं चीफ सेलेक्टर नहीं बनूंगा, और वो नहीं बने, क्योंकि असूलों की बात है। देखिए, मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ये बात कि हर बंदे की कीमत नहीं होती। हम सस्ती शोहरत के लिए अगर गलत बयानी बैठ के शुरू कर दें, वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड फॉर अ हाउस ऑफ कार्ड। कोई नहीं बचा इस दुनिया में। जिन्होंने दुनिया फतह कर ली, आखिर में उन्होंने कहा कि देखो खाली हाथ जा रहे हैं, ये ज़मीन मिली है मेरी, पूरी दुनिया की ज़मीन मैंने फतह कर ली। तो हमारी सोच छोटी हो गई है। बिल्कुल, हमारी सोच छोटी हो गई है। मज़ीद और किसी प्रोग्राम में यकीनन हम इस पे टॉपिक पे ज़रूर बात करेंगे। सन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जुनैद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहज़ादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।